लोगों को कॉल बैक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। कॉल बैक फंक्शंस का इस्तेमाल होता है जब भी आप लोग एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हो वंस अ फंक्शन एग्जीक्यूट्स। ये सब किस तरह से काम करता है हम थोड़ी देर में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉमिस को। प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिंक जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज किए जाने वाला कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट एंथुसियास्ट के बीच में। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ऑब्वियस बना दूंगा प्रॉमिसेस को। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर वीडियो नंबर 75 का जो है मैं फोल्डर बनाने वाला हूँ और शिफ्ट राइट क्लिक करके आप लोगों को आज बताने वाला हूँ मैं कॉल बैक क्या होते हैं और प्रॉमिसेस क्या होती हैं। देखो यार, अगर हम लोग बात करें कॉल बैक की, तो कॉल बैक फंक्शन सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि एक फंक्शन के अंदर जाके जो है रन होता है। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। देखो, एक फंक्शन हमने अभी देखा कि रन होता है जब भी हम उसको एक आर्ग्यूमेंट देके और रन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स में ले जाकर इसका एक एग्जांपल दूंगा और करके दिखाऊंगा आपको, ताकि बहुत ही क्लियरली समझ में आए। और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉमिसेस की तरफ चलेंगे और ये देखेंगे कि प्रॉमिसेस क्या होते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कॉल बैक और प्रॉमिस के बारे में बताऊं, मैं आपको एसिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ये एसिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है? देखो यार, यहाँ पर अगर मैं इस वेबसाइट को प्रीव्यू करूँ और आप लोगों को आई होप दिख रहा है ये बहुत ही क्लियरली, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log और मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या लिखूँ मैं, हैरी इज़ अ हैकर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर हैरी इज़ अ हैकर दिख जाएगा। मैं कंसोल अगर आपको दिखाऊँ तो हैरी इज़ अ हैकर यहाँ पर आ गया, नो सरप्राइज इज देयर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रोहन इज़ अ हैकर और यहाँ पर स्पेलिंग ई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रोहन इज अ हैकर, ठीक है, ई वाला हैकर। ये दो अलग अलग हैकर होते हैं, ये बंदा हैक करता है और ये बस मतलब हवाबाजी करता है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को बस ये दिखाऊंगा कि ये लाइन जो है पहले आ जाएगी, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, क्योंकि ये ऊपर है कि नीचे। अगर मैं बाई चांस इसको ऊपर कर दूँ, इसको नीचे करूँ, तो रोहन पहले आ जाएगा, हैरी बाद में आ जाएगा। तो आप कहोगे हाँ भाई, जो ऊपर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा ना, फिर नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। मैं कहता हूँ नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस नेचर होता है। जब भी जावास्क्रिप्ट को कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि एसिंक्रोनस इन नेचर है, तो वो जो है जावास्क्रिप्ट बाद के लिए टाल देता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइम आउट, ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइम आउट डाल देता हूँ। मैंने आपको सेट टाइम आउट के बारे में बताया। सबसे पहले मैं यहाँ पर console.log लिखूंगा, आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट, और टाइम आउट अगर मैं कर दूं 2 सेकेंड, तो आप सोचोगे कि यार पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर इसके बाद ये चलेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर दी एंड ये चलेगा, ठीक है। तो आप सोचोगे कि पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर 2 सेकेंड बाद ये प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले ये दोनों प्रिंट होंगे, उसके बाद इसको टाल दिया जाएगा, इसके एग्जीक्यूशन को टाल दिया जाएगा 2 सेकंड के लिए, और स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी। स्क्रिप्ट रुकेगी नहीं इसके 2 सेकंड के लिए। ये सेट टाइम आउट फंक्शन जो है, ये सिंपली ये कह रहा है कि इसको 2 सेकंड बाद रन कर देना। लेकिन जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस नेचर के कारण ये जो है रन होगा, और ये जो है डेफर कर दिया जाएगा बाद के लिए। तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये कहेगा अच्छा तुम्हें 2 सेकंड बाद रन होना है, ठीक है, हो जाना। दी एंड प्रिंट होगा और 2 सेकंड जैसे हो जाएंगे ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये और ये ऑर्डर रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दी एंड पहले हो गया और ये सेट टाइम आउट वाला बाद में हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 0 डिले के साथ रन होना है, ठीक है, अगर मैं इसको 0 भी कर दूं, तब भी आप लोग देखो टू योर सरप्राइज ये सबसे एंड में हो रहा है रन। तो जब भी हम सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहता है कि भाई तुम्हें 0 सेकंड बाद रन होना है, हाँ ठीक है, हो जाना, लेकिन पहले मुझे पूरी स्क्रिप्ट को रन करने दो, और उसके बाद ये रन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग डिटेल में और इवेंट लूप के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आप लोग सिंपलेस्ट वे में समझाना चाहता हूँ इस चीज़ को, ताकि आप लोग अपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाना शुरू कर दो। अब मैं यहाँ पर आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट 2 कर दूँ अगर, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, इसको टाल दिया जाएगा, इसको टाल दिया जाएगा, कहेगा हाँ भाई पहले स्क्रिप्ट रन हो जाए, फिर देखते हैं तुम्हें। दी एंड प्रिंट होगा, फिर इसके बाद ये 0 सेकंड बाद पहले ये आया था तो ये होगा, फिर ये होगा। तो आप देखो ये एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन का जो है ऑर्डर है, ठीक है। विद दैट सेड, हमने अभी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखी। तो जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों एक्शंस होते हैं। कुछ एसिंक्रोनस एक्शंस होते हैं, जैसे कि console log है, ये पहले प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसलिए इसको टाल दिया जाएगा बाद के लिए, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर जो है कॉल बैक फंक्शन को देखते हैं क्या है। कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट व्हिच इज देन इन्वोक्ड इनसाइड द आउटर फंक्शन टू कंप्लीट एन एक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लोड स्क्रिप्ट नाम का फंक्शन है जो कि स्क्रिप्ट का यूआरएल ले रहा है और कॉल बैक फंक्शन जो है वो ले रहा है, यानी कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा जैसे ही स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या किया कि स्क्रिप्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट किया स्क्रिप्ट का, और इसके अंदर इसका जो एसआरसी है वो हमने यहाँ पर जो भी यूआरएल हमें मिला था वो डाल दिया। हमने कहा कि जैसे स्क्रिप्ट डॉट ऑन लोड हो जाए, यानी कि ये एक इवेंट है, हमने कहा कि स्क्रिप्ट जैसे ही लोड हो जाए तो आप इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दो विद दिस स्क्रिप्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये कॉल बैक फंक्शन हमारी मर्जी का फंक्शन है, हम कुछ भी दे सकते हैं। हम चाह सकते हैं कि हम अलर्ट कर दें स्क्रिप्ट को, या फिर हम सिंपली कंसोल लॉग कर दें स्क्रिप्ट को, या फिर दोनों चीज़ें कर दें। कॉल बैक फंक्शन हम जिस फंक्शन का नाम देंगे वो होगी। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस लोड स्क्रिप्ट को जो है यहाँ पर लिखें दोबारा से और समझें इस चीज़ को। तो ये जो मैंने script डॉट जेएस बनाई हुई है, इसके नीचे मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट लोड स्क्रिप्ट और एस को कैपिटल कर देता हूँ, इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है, एक एरो फंक्शन। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत ही जल्दी से कि आप लोग रिएक्ट रीडक्स ES7 रिएक्ट रीडक्स मेरा एक्चुअली इंस्टॉल्ड होगा, इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन में होगा, वो ये है, ये वो एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखी है, आप देख सकते हो, और ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। तो एक है DSZNAJER और एक ये है, ठीक है, ये सेम नाम है ऑलमोस्ट एक्सटेंशन का, लेकिन आप इनको इंस्टॉल कर लेना। फ़ायदा क्या होता है इसको इंस्टॉल करने का, कि मुझे कभी एरो फंक्शन बनाना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ANFN, एंटर मारूंगा तो मुझे एक एनोनिमस फंक्शन मिल जाएगा। तो लोड स्क्रिप्ट क्या क्या ले रहा है, एक तो SRC ले रहा है और दूसरी चीज़ ले रहा है कॉल बैक। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गलती से यूज़ कॉल बैक जो है वो यूज़ कर लिया, टैब दबाया तो ये रिएक्ट का यूज़ कॉल बैक यूज़ हो गया। बट आप कॉल बैक लिख के यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर, अब आप इसको लिख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं कहूँगा कि एक स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर दो। मैं कहूँगा लेट SC इज इक्वल टू दिस, और इसके बाद मैं कहूँगा कि भाई चलो ठीक है, अब SC डॉट ऑन लोड, SC डॉट SRC इज इक्वल टू SC डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू ANFN से क्या होता है, एक एरो फंक्शन बन जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से हमने एक एरो फंक्शन दिया हुआ है, हम इस एरो फंक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हम इस एरो फंक्शन को सीधा ऐसे सेट कर देंगे कॉल बैक, ठीक है, कि भाई इस फंक्शन को कॉल कर दो विद आर्ग्यूमेंट्स हैरी, ठीक है। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कॉल बैक दे दिया जिसको मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा अभी, और इसको मैं बना ही लेता हूँ। तो मैं कहूँगा कॉल बैक इज इक्वल टू एक बड़ा सीधा सच्चा फंक्शन जो कि कंसोल डॉट लॉग करता है अपने आर्ग्यूमेंट को, जो भी इसको आर्ग्यूमेंट दिए गए, ठीक है, एंड मे बी अलर्ट भी करता है, बट मैं सिर्फ अभी कंसोल लॉग करूँगा। ये किया मैंने, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करी। मैंने कहा कि भाई ऑन लोड ये बना दो और इसके बाद इसको हेड पे अपेंड कर दो। तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट अपेंड क्या SC, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई लोड स्क्रिप्ट करो विद SRC, और SRC में भी देता हूँ क्या है वो, कौन सी स्क्रिप्ट को हम लोड करना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक prism.js CDN करके लिखता हूँ, और मुझे यहाँ पर CDN.js में prism.js का कोड मिल जाएगा। ठीक, मान लो मैं ये स्क्रिप्ट जो है लोड करना चाहता हूँ prism.min.js, मैं इसका जो SRC है वो कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, और मैं एक फंक्शन दूंगा जिसका नाम है कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक, ठीक है। मैं टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ, और जैसे मैं इसको रन करूँगा आप लोग देखना यहाँ पर कि जैसे मैंने इसको रीलोड किया, और आप देखो इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या ये लोड स्क्रिप्ट चला भी कि नहीं चला। तो मैं इसको लोड कर रहा हूँ स्क्रिप्ट को, मैंने कहा SC डॉट SRC इज इक्वल टू दिस, SC डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन, कॉल बैक हैरी चलना चाहिए और हैरी प्रिंट होना चाहिए था। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग, हैरी प्रिंट हुआ यहाँ पर, ठीक है, आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट, और ये बाद में हुआ, तो ये हैरी प्रिंट हुआ। तो जैसे ये स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी हैरी प्रिंट होगा, आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपने नेटवर्क को थोड़ा स्लो करूँ, ठीक है, जो कि मैं कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और मान लो उसको स्लो 3G कर दूँ और मैं इसको रीलोड करूँ, तो आप लोग देखो जैसे ही इसको मैं रीलोड करूँगा, देखो एक एक करके सब कुछ आएगा, और यहाँ पर हैरी भी आ गया। इट वॉज प्रीटी फास्ट एक्चुअली। अगर मैं इसको कस्टम बनाऊँ, कुछ बहुत ही स्लो नेट की स्पीड दे दूँ, तो शायद मुझे देखने को मिले कुछ, बट अभी नो थ्रॉटलिंग करते हैं और हम इसको समझते हैं कि जब भी हम इसको चाहेंगे कॉल कर सकते हैं। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ आपको, यार ये क्या है, मतलब क्यों मैं कॉल बैक दे रहा हूँ। मान लो आप चाहते हो फंक्शन को ऑन डिमांड रन करना, मतलब मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी से, मैं कहूँगा कि यार ये फंक्शन
जो कॉल बैक बनाया है फंक्शन, ये इसको दे दो और ये अपने हिसाब से इसको कॉल करेगा। तो हम पास कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को एज अ वेरिएबल हम पास कर सकते हैं, कुछ ऐसा समझ लो, बस इतना ही कॉल बैक में। अब क्या होता है, कभी कभी हमें कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक हमें चाहिए होती है। अब मान लो ये भी एक कॉल बैक लेता हो, एक और फंक्शन लेता हो यहाँ पर, ठीक है, मान लो उसका नाम एफ एन हो, और फिर हम एफ एन भी बनाए ऊपर, कॉन्स्ट एफ एन इज इक्वल टू ऐसे करके हम बनाए ए एन एफ एन, और मान लो कि ये लेता है console डॉट लॉग नथिंग, ठीक है, मान लो ये प्रिंट करता है इस तरह से, और जो एफ एन है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक कॉल बैक लिखा, कॉल बैक के अंदर हमने एक और कॉल बैक दिया, और ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, हमारा पूरा फंक्शन भर गया। या फिर अगर हम इसको ऐसे ना लिख कर, मैं ज़रा एक नई फाइल आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं इसको ऐसे ना करके, अगर मैं कहता हूँ भाई कॉल बैक की जगह कॉल बैक दे दो, अब मान लो मैं कहूँ कि भाई मैं ये जो है नहीं बना रहा, मैं इसको ना यहीं पे डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको डाल दूंगा। अब मान लो मेरा एफ एन भी मान लो कुछ कॉल बैक ले रहा है, और मान लो इसके अंदर भी कुछ ऐसा है जो कि कॉल बैक ले रहा है, तो कॉल बैक के अंदर डायरेक्टली और कॉल बैक फंक्शंस आते जाएंगे, और कॉल बैक फंक्शंस आते जाएंगे। मान लो एफ एन भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा है और फिर दूसरा जो है एक और कॉल बैक आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, मान लो ये डी डी जी नाम के एक फंक्शन को यूज़ करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी मैंने लिखा है यहाँ पर सेकंड ARG, और इसके बाद मान लो ये दोबारा से ले लेता है एक और कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर मान लो मैंने कोड लिखा, कोड पे कोड, कोड पे कोड लिखता जाऊंगा, तो ये जो कोड है मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना एक टाइम पर कि क्या बताऊं, कि ये इस तरह से दिखने लगेगा, जिसको हम कॉल बैक हेल कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको पिरामिड ऑफ डूम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पिरामिड ऑफ डूम बन जाएगा, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, और ऐसे बनता चला जाएगा, और मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर तो आपको आसान लग रहा होगा मैनेज करना, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कोड है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, और इसीलिए हम लोग प्रोमिसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कॉल बैक का कॉन्सेप्ट है, जो कि सेट टाइम आउट भी यूज़ करता है, कोई दिक्कत नहीं है कॉल बैक फंक्शन देने में। हमने ये कॉल बैक फंक्शन ही पास किया है सेट टाइम आउट को, सेट टाइम आउट को हमने एक फंक्शन पास किया और दूसरा टाइम पास किया है, ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन हम पास नाम से भी कर सकते थे, हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोड हमारा बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो, तो हम प्रोमिसेस को जो है यूज़ करते हैं। प्रोमिसेस क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग नोट्स को ज़रूर पढ़ना और इसको समझना। जो मैंने बात बताई है, लोड स्क्रिप्ट को भी चला के देखना एक बार आप। और अगर मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर एफ एन इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। एफ एन इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया, SRC दिया, इसको एफ एन दिया, कॉन्स्ट एफ एन इज इक्वल टू दिस, आई एम नॉट श्योर ये क्यों आ रहा है एरर। स्क्रिप्ट डॉट JS लाइन नंबर 21 पे आ रहा है ये एरर, एफ एन इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। ओके, तो एफ एन इज़ नॉट डिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं एफ एन को इसके अंदर डिफाइन करना चाहूँगा। मैंने एक्चुअली एफ एन को पास नहीं किया कॉल बैक में, ठीक है, मुझे इसको एफ एन को पास करना पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तब जाके ये जो है जाएगा। हाँ, अब ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि हेड के अंदर ये जो स्क्रिप्ट है प्रिज्म JS, ये जो है चल चुकी है। और अगर अभी मैं यहाँ पर प्रिज्म लिखूंगा तो ये चल गया है, ठीक है। ये प्रिज्म जो है एक सिंटेक्स हाइलाइटर होता है, जो कि मैं codewithari.com पे भी यूज़ करता हूँ। इससे जो है सिंटेक्स हाईलाइट हो जाता है। बट ये किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं टॉपिक। अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो मैंने आप लोगों को बताया पिरामिड ऑफ डूम बन जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाती है स्क्रिप्ट जो है हैंडल करना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉमिस क्या है? सॉल्यूशन टू द कॉलबैक हेल इज प्रोमिसेस। प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमें, अगर हम चाहें कि यार हमारे कोड का इंतजार हो जाए, अब देखो कॉल बैक हम क्यों दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये हो जाए तो ये कर लेना, फिर ये हो जाए तो ये कर लेना, इसलिए कॉल बैक दे रहे हैं ना हम। लेकिन अगर हमारे कोड का वेट ही हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर promise.js नाम से एक नई फाइल बनाता हूँ और ये स्क्रिप्ट को यहाँ से डिटैच करता हूँ, यहाँ पर promise.js लिख देता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट अभी नहीं चलेगी, ये प्रॉमिस चलेगी, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आप ना VS कोड में स्निपेट्स बना सकते हो। तो अगर आप यहाँ यूज़र स्निपेट्स में जाओगे और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज का नाम लिखोगे, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को शायद आती होगी बट करते नहीं है वो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग करो। तो देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, प्रिंट टू कॉन्सोल, प्रीफिक्स है लॉग, तो मैं इसको C लॉग कर देता हूँ। कॉन्सोल डॉट लॉग कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग आउटपुट टू कॉन्सोल, ये आपका एक स्निपेट है, ठीक है। आप इसके जैसे बहुत सारे स्निपेट्स बना सकते हो। मान लो मैं एक अलर्ट के नाम से बनाऊँ स्निपेट, ठीक है। और मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो अलर्ट नाम का स्निपेट है, इसका जो प्रीफिक्स है,
ठीक है, वो ऑल्ट हो जाए। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूँ कि इसका प्रीफिक्स हो जाए ए एल टी। ठीक है, ए एल टी। और मैं चाहता हूँ मान लो कि इसकी जो बॉडी है उसमें जो जो लाइंस होंगी उनको मैं एक एक एंट्री लिखूंगा, और मैं लिखता हूँ अलर्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा $1। ठीक है, यानी कि जो कर्सर पहला आएगा मेरा वो यहाँ पर आएगा, और मैं आपको भी चला के दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, और मैं सेमीकोलन भी लगा दूंगा अलर्ट 1 के बाद। अभी मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद इनफैक्ट मैं आई होप इसको सही लिख रहा हूँ, हाँ मैं इसको सही लिख रहा हूँ। और मैं कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा $2, तो जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, और मैं फिर इसको इस तरह से बंद कर दूंगा। आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह से क्यों आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया इसलिए ऐसे आ रहा है, अभी सही है। ठीक है, तो ये दो स्निपेट्स मैंने बना लिए। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल्ट, ठीक है, आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं आ रहा है। ए एल टी मैंने लिखा। ओके, तो javascript.json में मैंने ये सब चीज़ें ऐड करी, इसमें डिस्क्रिप्शन भी मैं ऐड करूँगा। और ये मैंने प्रिंट टू कंसोल बना लिया, एक मैंने अलर्ट बना लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया, ये गलती मैंने ये करी है। अलर्ट, आई होप सब कुछ सही है अभी। अगर मैं ए एल टी दबाऊँ यहाँ पर और एंटर दबाऊँ तो ये देखो मेरा यहाँ पर मैंने लिखा हैरी, और टैप दबाऊंगा तो मेरा कर्सर यहाँ नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ये $2 मैंने लिखा इसलिए कर्सर मेरा नई लाइन पे आया। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इस तरह के बहुत सारे स्निपेट्स बना सकता हूँ। अगर मैं सी लॉग लिखूँ मान लो, तो ये कंसोल पे लॉक कर देगा, और मैं हैरी इज गुड कर दूंगा, या मैं लिख दूंगा दिस इज प्रोमिसेस, और टैप दबाऊंगा तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जो दूसरी लाइन लिखी है उसमें लिखा है कि बस कर्सर यहाँ पर दे दो। अगर मैं कुछ लिखने के बाद चाहता हूँ कर्सर वहाँ पर आए, वो भी आ सकता है। तो जहाँ पर मैं लिखूंगा वहाँ पर अगली लाइन में कर्सर आ जाएगा। तो मैंने एक नई लाइन बनाई है, यहाँ पर दो लाइन बनाई है। बॉडी के अंदर जो जो एंट्रीज हैं वो लाइन्स हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। कर्सर पहले लाइन नंबर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा। अगर मैं $1 यहाँ पर कर दूँ और $2 यहाँ पर कर दूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। फिर आप सी लॉग अगर लिखोगे ना तो पहले कर्सर नीचे आएगा। शायद मैंने इसको सेव किया नहीं, वो मैंने 21 कर दिया गलती से। मैंने यहाँ पर इसको 1 करना चाहिए था। मैं इसको सी लॉक करूंगा तो देखो कर्सर पहले नीचे आया, मैंने हैरी लिखा, टैप दबाया, फिर ऊपर आया। ठीक है, तो ये चीज़ यार आपको मैं इसको वापस से रिवर्ट कर दूंगा, $2 यहाँ पर, $1 यहाँ पर, ये आना चाहिए यार आपको। ठीक है, ये स्निपेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दिस इज प्रोमिस लिख दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को प्रॉमिस के बारे में बताऊंगा। प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन, और इसमें मैं डॉट देन और डॉट कैच करके, या तो इसको मैं इसके सेटल होने के बाद मैं चाहूँगा कि या तो ये रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी। अब क्या मतलब है इस बात का, ये मैं करके ही आपको बताता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा prom1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब दो फंक्शंस ये लेगी, एक लेगी रिजॉल्व, एक लेगी रिजेक्ट। ठीक है, ये दो फंक्शन लेगी। न्यू प्रॉमिस लिखा मैंने, और मैंने रिजॉल्व रिजेक्ट लिखकर एक इसको फंक्शन दे दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कोई काम कर सकता हूँ, और वो काम करने के बाद इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं कह दूँ कि यार सेट टाइम आउट। ठीक है, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ 3000। ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर लिख दूँ console.log यस आई एम डन, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रिजॉल्व, यानी कि काम हो गया मेरा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यस आई एम डन और रिजॉल्व। मान लो मैंने हैरी लिखा तो ये हैरी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी मुझे। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ prom1 डॉट देन, और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कुछ इस तरह से console। And welcome to my new video. So basically, I have started daily series, that's day 6. So previous video we can see what is promise. So there is a promise is that object that may produce a single variable sometime in future with either a resolved value or a reason that is not resolved. It will be a one of the three possible state. Yeah, there is a flowchart. It shows. Okay, and after that, I we can see callback well. So callback hell is a anti pattern with multiple nested callback which make codes hard to read and debug when
uh, dealing with an asynchronous logic. The callback here look like. So there is a one async functions. In function there is another one function, and then function another one function. So it little bit confusing about that. What's the function is the used? That's the point. Says. Yeah. So now the first question from this video: what are the main rule of promise? So a promise must be follow specific rules. Promise is an object that supplies a standard company's dot then method. A pending promise may transition into either fulfill or reject state. A fulfill or reject promise is settled and it must not transition into an other state. Once a promise is settled, the value must not change. Yeah, that's the some rules are used. After that, what is callback in callback? So you can nest one callback instead in other callback to execute the action sequentially one by one. This is known as callback in callback. There is a one function load script. Okay, there is some function. Let's see. What is promise chaining? The process of execution, a sequence of asynchronous take task one after another using promise is known as promise chaining. So basically, it executes sequence of asynchronous tasks after using promise. Okay, yeah. There is one function promise resolve and reject. It gives an value 1000. Okay. In the above handles, the result is passed to the chain of dot then handle with the below work follow. Uh, the initial promise resolve in 1 second. After that, dot then handles is called by logging the result 1 and then return a promise with the value of result. After that, the value passed to the next dot then handle by logging the result 2 and return a promise with result 3. Finally, the value passed to the last dot then handle by logging the result and return a promise with result 4. What is promise all? So promise all is an promise that take an array of promise as an input, and it gets resolved when all the promise get resolved or any one of them gets rejected. There is a promise that all, okay. It means that it gives an array when all the array promise get resolved, or if anyone is not resolved, it gets rejected. That's the promise dot all. It means all the value, all the array it gives and executes. So what is the purpose of the race method in promise? Promise.raise method will be return the promise instead, which is firstly resolve or reject. Let's take an example. I think there is some. Okay, promise.raise method return the promise instead, which is firstly resolve or reject. Okay, now it says that it firstly resolve or reject. There is no any condition to uh, raise method. Okay, we can see what is strict mode in JS. Strict mode is a new feature in ECMAS script 5 that allow you to place a program or a function in a string.
operating content. Six. This way is prevent certain action from beginning tasks taken and through more expression the literal expression use strict. Instead the browser to use the JavaScript code in strict mode. Why do you need strict mode? Strict mode is useful to write sequence JavaScript by notifying bad syntax into real error. For example, it elements accidentally create a global variable by through an error and resolve through an error. For example, to a non variable property, a getting only property, a non-existing property, a non-existing variable, or a non-existing object. That is a strict mode. Yeah. How do you declare strict mode? The strict mode is declared by adding use strict to the beginning of a beginning of a script or a function. If declared at the beginning of a script, it has global scope. Okay, and what is the purpose of double exclamation? The double exclamation or the negation. Okay, ensure the resolution type is a boolean. If it was false, that is, it means null or undefined, it will be false. Otherwise, it will be true. For example, uh, let I is equal to false. If there is a false, then it returns 6. Okay, false. What is the purpose of the delete operator? It delete it used to delete the property as well as its value. Okay. It can delete everything, value and property also. What is a type of operator? So you can use the JavaScript type of operator to find the type of JavaScript variable. It returns the type of a variable. What is undefined property? The undefined property indicates that a variable has not been assigned a value or declared but not initialized at all. The type of undefined value is undefined too. There is undefined property. It assign a value or declare but not initialize at all. Okay, undefined it means there is value but it can't define. What is null value? The value null represent the initial absence of any object value. It is it is one of JavaScript primitive value. The type of null value is object. You can empty the value by setting the value to null. So the null value represent the null value can be uh, it basically a value, but it nothing. So there is an object. It means something is present in the null. What is the difference between null and undefined? So null. It is an assignment value which indicate that variable point to no object. Undefined. It is not an assigned value where a value variable has been declared but has not yet been assigned a value. Type of null is object. Type of undefined is undefined. The null value is a primitive value that
represents the null, empty, or non-existing reference. The undefined value is primitive value used when a value has not been assigned a value. So indicates the ab- absence of a value for a variable. Indicates absence of variable itself. Convert to 0 while performing primitive value. Convert to none while performing primitive operator. What is eval? The eval function evolves JavaScript code represent and string. The string can be JavaScript expression, variable, statement or sequence of statement. What is the difference between window and document? Uh, there is window. It is the root level element in an web page document. It is the direct child of the window object. It is known as document object model. By default, a window object is available in the page. You can access it by window.document or document. So Windows, it has method like alert, confirm, and per, uh, property like document, location, document. It provide method like get element by ID, get element by tag name, create element, etc. like that. So that's window and document. Yeah. How do you access history in JavaScript? The window.history object contains the browser history. You can load previously and next URL to history using black and next method. How do you dictate tab lock key turn on or off or not? The mouse event get modifier state. It is used to return a boolean value that indicates whether the specified modifier key is activate or not. The modifiers such as caps lock, scroll up, and number lock are activated when they are clicked and deactivated when they are clicked again. That's what is NaN? It means nothing. It the none function is used to determine whether a value is an illegal number, not a number, or not. That is, this function returns true if the value equates to NaN, otherwise it returns false. So, difference between unde- undeclared or undefined. Uh, this variable do not exist in program and not declared. This variable declare in program but not assigned value. If you try to read the value of an undetected variable, then a runtime error is encountered. If you try to read value undefined variable, an undefined value is returned.